accounts, business studies, economics, Commerce 985। किसी भी बिजनेस को देख लीजिए, चाहे वो एक छोटा सा ऑफिस हो या कोई बहुत बड़ी कॉरपोरेशन, वहां चीजें अस्त व्यस्त होने से मतलब कैओस होने से कैसे बचती हैं? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, आयोजन या ऑर्गेनाइजिंग। यही वो जरूरी ब्लूप्रिंट है जो पक्का करता है कि हर काम सही तरीके से हो। तो आज की इस बातचीत में हम मिलकर इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले कि यह आयोजन असल में है क्या, फिर ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है, इसके फायदे क्या क्या हैं और कंपनियां अपने लिए सही ढांचा कैसे चुनती हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है रिलायंस या टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां लाखों लोग काम करते हैं, सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो बिना पूरी तरह बिखरे काम कैसे कर लेती हैं? मतलब ये तो बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब छिपा है ऑर्गेनाइजिंग की प्रक्रिया में। तो आखिर ये ऑर्गेनाइजिंग है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक बिल्डिंग का उदाहरण लेना। देखिए, जैसे कोई भी इमारत बनाने से पहले उसका एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है ना, ठीक वैसे ही किसी भी प्लान को हकीकत में बदलने के लिए ऑर्गेनाइजिंग का ब्लूप्रिंट बनता है। यही तय करता है कि कौन क्या करेगा, कहाँ करेगा और कौन किसे रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें 4 स्टेप्स शामिल हैं। और पता है, इन 4 स्टेप्स को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, अंग्रेजी के 4 अक्षर IDAE। चलिए एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है I, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब है सारे काम को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांट दो। इससे क्या होता है, कोई काम दोहराया नहीं जाता और किसी एक पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। उसके बाद आता है D, यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब जो एक जैसे काम हैं उन्हें एक साथ ग्रुप करके डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर है A, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। यहाँ हर इंसान को उसकी काबिलियत और स्किल्स के हिसाब से सही काम दिया जाता है। और आखिर में E, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ये सबसे जरूरी है। इसमें एकदम साफ साफ तय होता है कि कौन किसे ऑर्डर देगा और कौन किसके लिए जवाबदेह होगा। और ये जो आखिरी स्टेप है ना, यहीं से एक और बड़ी दिलचस्प बात निकल कर आती है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये बस एक फैंसी सा नाम है, लेकिन इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। एक मैनेजर कितने लोगों को असरदार तरीके से संभाल सकता है। यही चीज तय करती है कि कंपनी का ढांचा कितना लंबा होगा, जहां बहुत सारे लेवल्स हों, या फिर कितना चौड़ा होगा, जहां मैनेजर कम और टीम मेंबर्स ज्यादा हों। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का ब्लूप्रिंट बनता कैसे है, तो अगला बड़ा सवाल ये है, भाई इसकी जरूरत ही क्यों है? एक अच्छी तरह से बनाई गई संरचना के फायदे क्या हैं? इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है विशेषज्ञता, यानी स्पेशलाइजेशन। सोचिए, जब कोई एक ही काम बार बार करता है तो क्या होता है? जाहिर है वो उसमें माहिर हो जाता है। ऑर्गेनाइजिंग बिल्कुल यही करता है। ये लोगों को अपने काम में एक्सपर्ट बनने का मौका देता है। इसका एक शानदार उदाहरण है, सोचकर देखिए। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कई सालों से सिर्फ प्रेजेंटेशंस बना रहा है। वो उस काम में इतना माहिर हो जाएगा कि कोई और उतनी तेजी और उस क्वालिटी से वो काम कर ही नहीं पाएगा। यही है स्पेशलाइजेशन की ताकत, जो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही आती है। स्पेशलाइजेशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा और भी कई फायदे हैं। पहला, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। कौन क्या करेगा, किसे रिपोर्ट करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, इससे कंपनी के रिसोर्सेज, चाहे पैसा हो या लोग, बर्बाद नहीं होते और उनका बेहतरीन इस्तेमाल होता है। और आखिर में एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर कंपनी को आसानी से बढ़ने और नए बदलावों को अपनाने में भी मदद करता है। चलिए अब उन 2 मेन ब्लूप्रिंट्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादातर कंपनियां करती हैं। ये 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं। पहला, कार्यात्मक यानी फंक्शनल, और दूसरा प्रभागीय यानी डिविजनल। इन दोनों में जो मेन फर्क है ना, वो बहुत सिंपल है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट्स काम के आधार पर बनते हैं, जैसे सारी मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट में, सारा फाइनेंस दूसरे में। वहीं डिविजनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट्स प्रोडक्ट्स के आधार पर बनते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स डिवीजन, गारमेंट्स डिवीजन, फुटवेयर डिवीजन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये एक्सपर्ट्स की एक फौज तैयार करता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है।
कभी कभी मार्केटिंग वाले सिर्फ मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं और सेल्स वाले सिर्फ सेल्स के, और वे कंपनी के बड़े लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसे साइलो मेंटालिटी भी कहते हैं, जहां हर डिपार्टमेंट बस अपनी ही दुनिया में काम करता है। दूसरी तरफ डिविजनल स्ट्रक्चर में हर प्रोडक्ट का अपना एक छोटा सीईओ होता है, जिससे जवाबदेही तय करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है खर्चा। सोचिए, कॉस्मेटिक्स डिवीजन का अपना मार्केटिंग हेड, गारमेंट्स का अपना और फुटवेयर का अपना। इससे एक ही काम के लिए 3 अलग-अलग टीमें हो जाती हैं, जो कि बहुत महंगा सौदा है। तो अब हम सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। कोई कंपनी ये कैसे तय करती है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर उसके लिए सबसे अच्छा है? ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक फैसला है, जो पूरी तरह से कंपनी के नेचर पर निर्भर करता है। इसका नियम काफ़ी सीधा है। अगर कोई कंपनी मुख्य रूप से एक ही तरह का प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है, तो उसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। लेकिन अगर कोई कंपनी टाटा या रिलायंस की तरह कई अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर बेहतर काम करता है, क्योंकि ये हर प्रोडक्ट लाइन को आज़ादी से मैनेज करने देता है। तो अब एक सवाल सबके सोचने के लिए है। आज जो कुछ भी हमने समझा, उसे ध्यान में रखते हुए अगर कल कोई अपनी कंपनी शुरू करे, तो उसका पहला ब्लूप्रिंट कौन सा होना चाहिए, फंक्शनल या डिविजनल, और उसे क्यों चुनना चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.